Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हमारा पैरेलल में 2 यूनिट चल रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है। और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो बीपीएससी टीआरई जो भी हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में साइड से जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। जैसे कि मैं क्वेश्चन करवाती हूँ ना, तो आप लोग देखो कोई भी एग्जामिनेशन में जैसे कि आप थ्योरी पढ़े हो तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको आइडिया लगेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं जो करवाती हूँ बस उतना ही करके छोड़ देना है। आप जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करवाती हूँ आप गूगल पे सर्च करो उससे रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसको सोल्व करो। अगर नहीं होता है तो कोई भी वीडियो के नीचे या फिर ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं उसको सोल्व करवा दूंगी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसका कि टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं या फिर बने हुए हैं मैंने बस उसको मेंशन किया। वैसे तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे आ जाते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा लो। और यहाँ पे क्या है, रियल टाइम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, ये एल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन इतने में से बनते हैं, बट थोड़ा सा ओवरव्यू इसका भी करवा दूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जितना नाम से लग रहा है कि ये बैच मतलब इसमें कुछ बैच बनता होगा इस तरह से। तो देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया कि जब जैसे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन, फिर आया हमारा सेकेंड जनरेशन, फिर आया थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि उस समय कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं था, उस समय क्या था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज था। तो उस समय क्या था कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं था। और आप कहीं पे देखोगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन क्या रहेगा, फर्स्ट जनरेशन, कहीं पे आप देखोगे साइट पे गूगल पे मेंशन क्या रहेगा, सेकंड जनरेशन। जैसे हमारा अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमारा फर्स्ट जनरेशन कब आया था, 1946 अप्रोक्स, कब तक चला था, 1959। और जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का देखोगे तो कुछ रहेगा ऐसा कि 1950 में आया था। तो मतलब कहा जाता है कि ये स्टार्ट हो गया था ईयर वाइज अगर देखो तो मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में ये स्टार्ट हो गया था, बट इसको अप्लाई कब किया गया था, सेकेंड जनरेशन। क्योंकि अगर फर्स्ट जनरेशन में क्या था ना, सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही यूज होता था और कुछ भी नहीं होता था हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन से प्रॉपरली हमारा यूज होने लगा था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, बैच प्रोसेसिंग वाज वेरी पॉपुलर इन द 1970 में। तो स्टार्ट देखो कब हो गया था, ऑलमोस्ट 1950 में स्टार्ट हो गया था। मतलब ये होता है ना कि प्रोसेस में रहता है। तो वो कंप्लीट पॉपुलर कब हुआ था, 1970 में जाकर हुआ था। इसलिए हम लोग इसको किसमें मानते हैं, सेकेंड जनरेशन में मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पीपल यूज्ड टू हैव अ सिंगल कंप्यूटर नोन एज मेन फ्रेम। तो देखो बात ये था उस समय कि हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं था। जैसे अभी क्या कि हर घर में, और घर में भी देखो तो जितने लोग हैं उतने लोगों के पास कंप्यूटर रहता है आज के ज़माने में। बट उस समय क्या था कि हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। उस समय क्या था कि जैसे बड़े बड़े कंपनीज हो गए, बिजनेसमैन हो गए, बैंक हो गया, या फिर गवर्नमेंट कोई सेक्टर है, तो उन लोगों के पास मतलब कि वो लोग अपने काम के लिए रखते थे क्या, मेन फ्रेम। और बाकी जैसे हम लोग जैसे जनरल लोगों के लिए अगर कुछ कैलकुलेशन करवाना है तो हम लोग अपने क्या करते थे, उनके पास लेकर जाते थे कि हमें ये कैलकुलेशन करवाना है, फिर उनको हम लोग दे देते थे, फिर वो हमें कैलकुलेट करके देते थे। हमें कुछ भी मतलब कि एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लोग को उनके पास जाना होता था। तो कुछ इस तरह का था। नेक्स्ट देखो द जॉब वेयर एग्जीक्यूटेड इन बैच। तो बेसिकली देखो इसमें क्या होता था कि जैसे हमारे पास जॉब वन है, मतलब कि हमारे पास कुछ भी जो भी एग्जीक्यूट करवाना है, जॉब वन है, जॉब टू है, जॉब थ्री है,
और इसके बाद और भी बहुत सारा मतलब कि आया कहीं कहीं से। तो ये क्या करता था कि एक हमारे यहाँ पे ऑपरेटर होता था, और ये जितने भी जॉब है ना, जैसे कि सपोज दैट कि सेम टाइप के दो जॉब हैं, जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे फोर्ट्रन लैंग्वेज का कोई भी है, यहाँ पे कोबोल का कुछ है, तो ये क्या करेंगे, जितने भी फोर्ट्रन का है मतलब कि सेम टाइप के जॉब को क्या करता था, एक बैच बना लेता था, बैच 1, बैच 2, इस तरह से। और फिर उसको क्या करता था, ऑपरेट करवाता था, परफॉर्म करवाता था। तो इस तरह से वर्क करता था हमारा किसमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी मतलब कि जॉब है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, हम लोग गए कि हमें ये एग्जीक्यूट करवाना है, परफॉर्म करवाना है, कैलकुलेशन या फिर जो भी है, तो वो क्या करता था, ऑपरेटर को दे देता था। ऑपरेटर क्या करता था कि जो सेम टाइप के जॉब है उनका एक बैच बना देता था, और उसके बाद वो क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। तो इस तरह से वर्क करता था हमारा क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, यूजर्स यूजिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता था, उसके बीच में कौन होता था, ऑपरेटर होता था। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर से, उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि जो भी परफॉर्म करवाना होता था वो क्या करते थे, ऑपरेटर को देते थे, ऑपरेटर परफॉर्म करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईच यूजर प्रिपेयर देयर जॉब यूजिंग एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक अ पंच कार्ड एंड सबमिटिंग इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। उस समय क्या यूज होता था हमारा, पंच कार्ड। पंच कार्ड कह लो, कहीं पे पेपर कार्ड रहेगा, और कहीं पे मैग्नेटिक टेप भी रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब सब क्या है, सेम है। मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए ये सब यूज करते थे, पंच कार्ड हो गया, पेपर कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, जॉब्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट आर ग्रुप्ड एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप टू स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जॉब क्या करता था, सिमिलर जो रिक्वायरमेंट है ना, सिमिलर टाइप्स के जो रिक्वायरमेंट होते थे उसको क्या करता था, एक ग्रुप बना लेता था बैच में, उसके बाद उसको क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। तो ये था हमारा पूरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। तो हमारा कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट टाइप हमारा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें कैसे वर्क करता था और किस तरह के क्वेश्चन बनते थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से लग रहा है क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम, मतलब कि मल्टीपल वर्क करता होगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, ऑन अ सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन मेनी प्रोग्राम्स। मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर तो एक ही रहता है, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा है उसमें प्रोसेसर एक ही रहता है, और एक ही प्रोसेसर है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम रन करवाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इफ वन प्रोग्राम मस्ट वेट फॉर एन इनपुट आउटपुट ट्रांसफर द अदर प्रोग्राम आर रेडी टू बी यूज द सीपीयू। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम करना, मतलब कि मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज कि कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आता है, जैसे हम लोग प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि हमारा एक रेडी होता है, न्यू होता है, रनिंग होता है। तो सपोज डैट कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हमारा रनिंग में, मतलब कि प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसी समय हमारा कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आता है, तो जो हमारा रनिंग में है वो क्या करेगा, रेडी में जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, जो इनपुट आउटपुट है वो कंप्लीट करेगा अपना, वो टर्मिनेट करेगा, फिर हमारा रेडी वाला जो प्रोसेस है वो हमारा कंटिन्यू करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, नॉन प्रिएम्प्टिव। तो यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि जैसे सपोज डैट कि ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। अब सपोज डैट कि प्रोसेस 1 को टोटल वर्क करने में 5 सेकेंड लगेगा, इसको 3 सेकेंड लगेगा, इसको 4 सेकेंड लगेगा। और तो सपोज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और सपोज डैट कि यहाँ पे प्रोसेस 5 है, सॉरी प्रोसेस 4 है,
तो इसको सपोज डैट के लगने वाला है 10 सेकेंड। तो भले इसके पीछे वाले को 2 ही सेकेंड लग रहा है, 3 ही सेकेंड लग रहा है, 1 ही सेकेंड लग रहा है, बट ये क्या कहता है कि जो प्रोसेस पहले है, सपोज डैट की ये प्रोसेस पहले है तो इसको 10 सेकेंड लगे, 20 सेकेंड लगे, ये पूरा पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही दूसरे प्रोसेस पे जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है कि इसका कंप्लीट नहीं हुआ दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे की बारी आ जाएगी, मतलब इस तरह से एग्जीक्यूट करने की, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोसेस पहले आया है वो पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये दूसरे पे जाएगा, ये पूरा कंप्लीट कर लेगा फिर इस पे जाएगा, ये पूरा कंप्लीट कर लेगा फिर इस पे जाएगा, इस तरह से। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है वो प्रीएम्प्टिव है या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है वो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो इसके साथ ही कवर करवाती हूँ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अब देखो एक हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग और एक हमारा है मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि हमारा प्रोसेसर एक है बट हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और हमारा मल्टीटास्किंग क्या कहता है कि सेम टाइम पे हम लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो था वो था नॉन प्रीएम्प्टिव, बट मल्टीटास्किंग क्या है, प्रीएम्प्टिव है। इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ। जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है। अब इसको सपोज डैट के लगने वाला है 2 सेकेंड, इसको लगने वाला है 4 सेकेंड, इसको लगने वाला है 3 सेकेंड, इसको लगने वाला है 6 सेकेंड। बट यहाँ पे आप लोग देखिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि यहाँ पे डिवाइड रहता है कि जब से सपोज कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कोई वैल्यू n इक्वल टू 2 दे, तो इसमें क्या होगा कि n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब कि हर प्रोसेस 2-2 सेकेंड चलेगा और दूसरे प्रोसेस पे मतलब कि प्रीएम्प्ट कर जाएगा। अब जैसे सपोज कि इसका 2 प्रोसेस है, 2 सेकेंड है, तो ये 2 सेकेंड चला खत्म हो गया। अब जैसे सपोज P2 पे गया तो P2 क्या है 4 सेकेंड है, तो ये 2 ही चलेगा और ये प्रीएम्प्ट होकर इस पे चला गया। फिर ये क्या करेगा 2 चलेगा तो ये 1 बचेगा, फिर इस पे चला जाएगा, फिर इस पे क्या बचेगा 4 सेकेंड बचेगा, फिर इस पे आएगा, मतलब इस तरह से। तो ये क्या करेगा प्रीएम्प्ट करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करेगा फिर दूसरे पे जाएगा, ये पूरा कंप्लीट करेगा फिर दूसरे पे जाएगा, ये पूरा कंप्लीट करेगा फिर दूसरे पे जाएगा। बट मल्टीटास्किंग क्या कहता है कि हम सबको रिस्पॉन्स करेंगे जितना भी प्रोसेस है। अब जैसे एक लाइव एग्जांपल्स की बात करूं तो आप रेस्टोरेंट जाते हो, सपोज डैट कि वहाँ पे 10 लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही लोग की खातिरदारी करते हुए एक ही लोग से पूछते हैं, एक ही लोग से बार बार करते नहीं। वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सबको रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो पूरा खाना दे लाकर या ना दे, लेकिन स्टार्टिंग में वो पानी के लिए पूछता ही है, ऑर्डर आपको क्या क्या ऑर्डर करवाना है ये सब जाके पूछता है। तो आपको भी लगता है ना कि हाँ रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जो हमारा मल्टीटास्किंग है ना वो यही है, सबको रिस्पॉन्स देगा, ये जितना भी प्रोसेस है वो सब पे प्रीएम्प्ट कर सकता है। बट हमारा मल्टीटास्किंग क्या है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा प्रीएम्प्टिव है और कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव है। यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है रिस्पॉन्स फास्ट, इसमें क्या होता है सबको रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स फास्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मतलब कि हम लोग सेम टाइम पे हम लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, किसमें, मल्टीटास्किंग में। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि जो मल्टीटास्किंग है ना यहाँ पे चलता है सीपीयू की मर्जी है, सीपीयू की मर्जी। और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग था वो चलता था प्रोसेस की मर्जी। एकदम ऐसे ही लिख लेना, प्रोसेस की मर्जी। मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस की मर्जी इन द सेंस कि प्रोसेस अगर 5 सेकेंड ले रहा है तो ये पूरा 5 सेकेंड काम करेगा, उसके बाद ही जाएगा दूसरे प्रोसेस पे। पूरा जब ये दूसरा प्रोसेस वर्क कर लेगा फिर जाएगा तीसरे प्रोसेस पे। और अगर प्रोसेस ही कहता है, जैसे सपोज डैट कि आप बैंक गए हो, बैंक का यहाँ पे काउंटर है और यहाँ पे आप लाइन लगे हुए हो, तो सपोज डैट कि आप खुद ही इसको कहते हो कि तुम आगे आ जाओ, हम पीछे चले जाते हैं, तभी ये आगे आएगा पीछे। तो मतलब क्या हुआ कि ये आदमी पे डिपेंड है कि ये आदमी का अगर मन है कि हम खुद ही पीछे जा रहे हैं तो ठीक है चले जाओ, ये आगे चला जाएगा। तो वही यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में कहता है कि प्रोसेस की मर्जी चलेगी। अगर प्रोसेस चाहेगा कि ठीक है तुम दूसरा प्रोसेस रन कर लो तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे
सीपीयू की कोई मर्जी नहीं चलती है। बट यहाँ पे क्या है, मल्टीटास्किंग में सीपीयू की मर्जी चलती है। सीपीयू को अगर है कि हम इस प्रोसेस को 2 सेकंड देंगे तो ये 2 ही सेकंड चलेगा, चाहे इसके पास 10 सेकंड के लिए काम करना हो। बट अगर सीपीयू चाह रहा है कि हम इस प्रोसेस को 2 ही सेकंड देंगे, 4 ही सेकंड देंगे, तो वो उतना ही देगा। इस प्रोसेस को हम 1 ही सेकंड देंगे तो वो उतना ही देगा। तो यहाँ पे जो हमारा मल्टीटास्किंग है इसमें सीपीयू की मर्जी चलती है, और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें किसकी मर्जी चलती है, प्रोसेस की। मतलब कि प्रोसेस का जो है वो उतना पूरा कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे पे प्रीएम्प्ट करेगा। तो आई होप दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है, आपको आइडिया लग गया होगा। और ये 2 पॉइंट वही है जो भी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है एक रिलायबिलिटी इज एन इशू। मतलब कि इफ सीपीयू फेल, अब जैसे देखो यहाँ पे सीपीयू की मर्जी चलती है और अगर हमारा सीपीयू ही फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी इशू हो जाएगा। मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, वो सबको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पे देखो मैंने दोनों का डिफ्रेंशिएट लिख दिया है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि द प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। तो देखो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि अभी हम लोगों ने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेडी होता है और यहाँ पे हमारा रनिंग होता है। तो हमारा क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में रहेगा, और जो हमारा रन कर रहा है, एक प्रोसेस रन कर रहा है, ये कंप्लीट किया, फिर हमारा दूसरा प्रोसेस में आया, फिर ये कंप्लीट किया, फिर हमारा तीसरा प्रोसेस, मतलब कि रेडी क्यू में वेट कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए। बट मल्टीटास्किंग क्या कहता है कि द प्रोसेस रिसाइड इन द सेम सीपीयू। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग में क्या रहता है, प्रोसेस जो है वो किस में रहता है, सीपीयू के अंदर ही रहता है, कह सकते हो कि रजिस्टर में रहता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट देखो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये हमारा क्या है, मल्टीटास्किंग प्रीएम्प्टिव है। और मल्टीटास्किंग देखो यहाँ पे क्या है कि मल्टीटास्किंग फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो हमारा मल्टीटास्किंग होता है ना वो क्या फॉलो करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। मैंने ये बार बार बताया, फिर से बताती हूँ। अगर हमारे सिस्टम में एक प्रोसेसर है तो हमारा कंप्यूटर जो है एक टाइम में एक ही वर्क करता है। जैसे अगर हमारे पास एक दिमाग है तो हम लोग देखते हो कि एक बार में एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं, दो चीज़ सेम टाइम पे नहीं सोचेंगे। अगर आप ये सोचना शुरू करते हो तो ये आप थोड़ी देर के लिए मतलब कि पॉज हो जाता है, अगर आप ये चीज़ें सोचना शुरू करते हो तो ये चीज़ें पॉज हो जाता है। तो वही यहाँ पे है कि अगर हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर एक प्रोसेसर है तो एक बार में हम लोग एक ही काम कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। मतलब कि पहले जैसे सपोज कि आप वीडियोस देख रहे हो या फिर कोई भी ऑडियो सुन रहे हो, और आप जैसे सपोज कि पीपीटी बना रहे हो या फिर कुछ भी ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करके देख रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग गाना भी सुन रहे हैं और ब्राउजर पे भी देख रहे हैं फिर कुछ करें, नहीं। वो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। बट इतना फास्ट होता है ना कि हमें पता नहीं चलता। आप सोचो, जो हमारा सीपीयू होता है उसका स्पीड मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज में। अब मेगाहर्ट्ज देखो होता है 10 की पावर 6। अब इतना स्पीड से 10 की पावर 6 के स्पीड से हमारा पर सेकेंड के स्पीड से हमारा सीपीयू रन कर रहा है। तो इतना फास्ट हमारा सीपीयू रन करता है ना कि हमें पता नहीं चलता है, और हमें क्या लगता है कि सेम टाइम पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग में है कि रिस्पॉन्स टाइम स्लो, और यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट। रिस्पॉन्स टाइम स्लो इसलिए है कि अब जैसे सपोज डैट कि ये प्रोसेस हमारा है P1 P2। अब इसको 1 सेकेंड के लिए काम करना है और इसको 10 सेकेंड के लिए काम करना है। तो सोचो इसको कितना देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं करेगा ये तो हटेगा नहीं। तो इसको ये पूरा 10 सेकेंड लेगा, फिर जाके इसको 1 सेकेंड के लिए मतलब कि मिलेगा टाइम। तो इसको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। मतलब कि सोचो इसके पीछे और भी ज़्यादा प्रोसेस रहेगा तो इसको जितना पीछे रहेगा उसको उतना वेट करना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, सबको रिस्पॉन्स करता है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है। और ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। मतलब कि आइडलनेस कह सकते हो इसको, और इसको रिस्पॉन्सिव कह सकते हो। तो आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट हम लोग देखो चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नाम से लग रहा है कि ये क्या कर रहा होगा, ये शेयरेबल होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस हमारा होता है, कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब कह लो एक सेंट्रल डिवाइस होता है, और ये क्या करता है, और इससे हमारा सारा कनेक्ट रहता है। जैसे सपोज कि यहाँ पे मान लो कि सीपीयू है, यहाँ पे मान लो मेमोरी है, या फिर यहाँ पे कुछ भी मान लो टर्मिनल है, रख लो यहाँ पे वर्क स्टेशन है, फाइल सर्वर है,
यहाँ पे मान लो कंप्यूटर नोड है, मतलब कि क्या करता है कि एक हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है और इससे हमारा सारा कनेक्टेड होता है, मतलब और ये क्या करता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कि इसके थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमारा वो होता है ना स्टार टोपोलॉजी, उस तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक हमारा सेंट्रल डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कह लो, और उसके थ्रू हमारा सारा कनेक्टेड रहता है और कम्युनिकेट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो फर्स्ट मैंने मेंशन किया कि फेल्योर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन एज ऑल सिस्टम आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या होता है कि हर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। ये ऐसा नहीं कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। ये अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर एक ये फेल भी हो गया तो इससे बाकी लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अपना जो भी उसका है, जैसे फाइल सिस्टम है तो ये अपना काम कर रहा है, टर्मिनल है तो ये अपना काम कर रहा है, वर्क स्टेशन है तो ये अपना काम कर रहा है, किसी के ऊपर मतलब कि लोड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा होस्ट है उस पर क्या होगा, लोड कम पड़ेगा, मतलब कि रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम आर इजिली स्केलेबल एज मेनी सिस्टम कैन बी इजिली एडेड टू द नेटवर्क। मतलब कि इसमें अगर हम लोग दूसरा कोई ऐड करना चाहे तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो है फेल्योर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। मतलब कि जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है सेंट्रल जो है हमारा, वो ही अगर फेल हो गया, मतलब कि अगर यही फेल हो गया तो क्या होगा, बाकी सभी मतलब कि कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसी के थ्रू तो वो कर रहा है ना अपना। जैसे सीपीयू है तो इस पे डिपेंड है, इस पे कनेक्ट है, ये इस पे कनेक्ट है, ये भले एक दूसरे पे कनेक्ट नहीं है, डिपेंड नहीं है, बट इस पे तो है। तो अगर यही फेल हो गया जो मेन हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो ये क्या होगा, सारा ही मतलब कि फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये एक हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है और जो कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सेंट्रल होता है और बाकी सब इससे कनेक्टेड होता है। तो ये आपस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है और इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से देखो क्वेश्चन बने हुए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखो यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग रियल टाइम में, रियल लाइफ में हम लोग कुछ भी जैसे कि लॉन्च करवाते हैं, जैसे मिसाइल ही लॉन्च करवा रहे हैं, गेम ही खेल रहे हैं, तो ये सब क्या रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर दैट हैज अ स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट फॉर एनी जॉब टू बी परफॉर्म। मतलब कि यहाँ पे टाइम का बहुत वैल्यू रहता है। जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे हमें एक मिसाइल लॉन्च करना है। अब सपोज कि वहाँ पे अगर 1 सेकंड का भी डिले होता है तो मानो कितना का नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या है, वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि हमारा 1 सेकंड क्या मतलब कि 0.001 सेकंड भी हमारा मतलब कि डिले नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 2 सेकंड है तो उसी समय हमारा लॉन्च होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा हार्ड रियल टाइम और एक होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर नाम पूछ लेता है कि कौन कौन सा होता है, तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम क्या कहता है कि इन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल क्रिटिकल टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन। मतलब कि हार्ड रियल टाइम क्या कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी डिले नहीं चलेगा। मतलब कि जो टाइम है स्पेसिफाइड किया हुआ उसके अंदर ही मतलब कि हमारा काम हो जाना चाहिए। डिले यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बट सॉफ्ट रियल टाइम क्या कहता है कि अगर थोड़ा बहुत डिले है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो भी गया, थोड़ा बहुत लेट हो भी गया, तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंक में आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर डिले हो भी गया, 3 बजे की जगह अगर हमारा 4 भी बज गया, कोई काम में अगर सर्वर डाउन है या फिर कुछ भी है, कोई भी रीजन से, तो हमें वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। बट सपोज करके अगर हमें मिसाइल लॉन्च करना है और वहाँ पे अगर 2 सेकेंड भी अगर लेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। तो हमारा हार्ड रियल टाइम में क्या होगा कि डिले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो सॉफ्ट रियल टाइम होता है उसमें अगर डिले थोड़ा बहुत है भी तो वहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। तो ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे कि और भी मैंने साइड से डिस्कस किया था, कुछ कुछ पॉइंट लिखा था, जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि एक कंप्यूटर में अगर एक से ज़्यादा
मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसर है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारा सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम हो गया, तो ये सब क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे एक था हमारा इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, जैसे सपोज दैट कि हमारा जो भी डिजिटल है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को होगा ही होगा, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वर्क ही नहीं करता। जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, डिजिटल वॉच है, डिजिटल टीवी है, तो उन सब में भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट उसमें क्या रहता है, इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर बस एक या दो टास्क के लिए मतलब कि उसको डिजाइन किया गया है। मतलब जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, वो क्या है, बस कपड़ा धोने वाला काम करेगा, तो उसके लिए बस डिजाइन किया गया। जैसे हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो वो बस कूलिंग का या फिर जो भी मतलब छोटे मोटे फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमारा क्या होता है, वहाँ सब लगा हुआ रहता है हमारा इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको पता चला होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक था हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा सर्वर वगैरह जो होता है इंस्टॉल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे इसके क्वेश्चन देख लेती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following operating system does not interact with the computer directly? In fact, in the operating system, each user prepares his job in an offline device and submit it to the computer. हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कौन सा था हमारा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, fill in the blanks operating system is a technique that enable many people located at various terminal to use a particular computer system at the same time। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल, मतलब कि बहुत सारे लोग बहुत सारे टर्मिनल यूज कर सकते हैं, वो भी क्या है, सेम टाइम पे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेम टाइम पे हम लोग वेरियस टर्मिनल यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम शेयरिंग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज टर्नअराउंड टाइम, it is very easy to debug the program in the operating system, other pending job are affected due to a lack of protection scheme। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट फीचर्स, और फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इट इज़ वेरी इजी टू डिबग द प्रोग्राम इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही गलत है, मतलब कि इजी तो होता ही नहीं था, क्योंकि हमारा वो क्या था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि डिबग करना इजी नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। तो यहाँ पे क्या ये फीचर्स नहीं है, बाकी क्या है कि सारा ये फॉलो कर रहा है, हमारा फॉलो नहीं कर रहा है बी, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसर किस में था, डिस्ट्रीब्यूटेड में था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, जो सर्व करता था क्या, मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन को। जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि हमारा एक क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, फिर फाइल सर्वर हो गया और सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब इससे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर। देखो पूछ दिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, रियल टाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, 3, 2, 5, 6, तो कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, हार्ड होता है एक, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो हमारा सॉफ्ट है अगर फ्यू डिले है भी तो चलेगा। तो ये हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ आज के थ्योरी थे,
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से कि आपको आइडिया थोड़ा बहुत लगा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही करने देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।